कहानी का आगाज होता है जब रॉजर और उसकी बीवी कैरोलिन अपनी 5 बेटियों के साथ नया घर शिफ्ट होते हैं। बच्चों को बेहतर और खुला माहौल देने के लिए ये कपल अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर रोड आइलैंड के एक दूर दराज इलाके में मौजूद एक पुराना फार्म हाउस खरीद लेता है। शिफ्ट होने के दिन बच्चे बहुत खुश होते हैं और घर में दाखिल होते ही अपना अपना कमरा चुनने के लिए भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान एक अजीब बात सामने आती है। घर का कुत्ता किसी भी सूरत अंदर आने को तैयार नहीं होता। वो कांपता हुआ बाहर ही खड़ा रहता है और रॉजर पूरी कोशिश के बावजूद उसे अंदर नहीं खींच पाता, जैसे घर के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद हो जो उसे बुरी तरह डरा रही हो। इसी दौरान बच्चे खुले लिविंग रूम में खेल रहे होते हैं। कैरोलिन सामान सेट कर रही होती है। एक बेटी खुशी खुशी छत के नीचे विंड चाइम लटका देती है, जबकि दूसरी बेटी दरख्त के पास से एक पुराना म्यूजिक बॉक्स उठाकर घर ले आती है। रात को सारी बहनें मिलकर हाइड एंड सीक खेलने लगती हैं। खेल में एक बच्ची आंखों पर पट्टी बांधकर आवाजों के पीछे पीछे चलती है और इसी तरह एक कमरे तक पहुंच जाती है। जोश में आकर वो आगे बढ़ती है और गलती से दीवार का एक हिस्सा तोड़ देती है, जिसके पीछे एक बेसमेंट का रास्ता निकल आता है। आवाज सुनकर रॉजर वहां पहुंचता है और हिम्मत करके माचिस की रोशनी में नीचे उतरता है। बेसमेंट में लाइट का स्विच काम नहीं करता और पूरी जगह मकड़ियों के जालों और पुराने बेकार फर्नीचर से भरी होती है। रॉजर वापस ऊपर आकर सोचता है कि बाद में तफसील से चेक करेगा। हालांकि दोनों को समझ नहीं आता कि ये जगह बंद क्यों की गई थी, लेकिन फिलहाल कोई भी इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। थोड़ी देर बाद कैरोलिन नोटिस करती है कि घर का कुत्ता बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है और लगातार घर की तरफ देखकर भौंक रहा है, मगर किसी को अंदाजा नहीं होता कि खतरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। अगला दिन शुरू होता है और जब कैरोलिन उठती है तो उसके जिस्म पर बिना किसी वजह के नीले निशान होते हैं। वो समझती है कि शायद कल फर्नीचर उठाते हुए लग गए होंगे और इस बात को नजरअंदाज कर देती है। जब वो बेटी के कमरे के पास से गुजरती है तो बेटी बताती है कि रात उसके कमरे में बहुत बुरी सी बदबू थी, जैसे कोई वहां गलत हरकत कर गया हो। लेकिन कैरोलिन फिर भी इस बात को सीरियस नहीं लेती। नीचे जाकर वो देखती है कि घर की घड़ी 3:07 पर रुकी हुई है। किचन जाने पर वहां लगी घड़ी भी बिल्कुल उसी वक्त पर जमी हुई होती है। अभी वो इस अजीब बात से निकल भी नहीं पाती कि बेटी भाग कर आती है और कुत्ते के बारे में पूछती है। कैरोलिन बताती है कि कुत्ता बाहर है और बेटी खुशी से बाहर चली जाती है। इसी वक्त रॉजर किचन में आता है और कैरोलिन उसे घड़ियों के एक ही वक्त पर रुकने का वाकया बताती है, मगर रॉजर इसे शिफ्ट के दौरान लगने वाला झटका समझकर इग्नोर कर देता है। अचानक बाहर से बेटी की चीख पूरे घर में गूंज उठती है। दोनों भागकर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि कुत्ता रहस्यमय हालात में मर चुका होता है। रात को जब एक बेटी गहरी नींद में होती है तो उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। आधी नींद में वो सोचती है कि शायद नैन्सी होगी, लेकिन पलट कर देखती है तो नैन्सी गहरी नींद सो रही होती है। उधर नीचे रॉजर काम करते हुए सो जाता है और अचानक एक आवाज से जागकर बाहर आता है, जहां वो देखता है कि एक बेटी सीढ़ियों पर खामोशी से खड़ी है। वो हैरानी से पूछता है कि आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो, तो बेटी बताती है कि सिंडी स्लीप वॉकिंग करते हुए उसके कमरे तक आ गई थी। जब रॉजर कमरे में जाता है तो देखता है कि सिंडी नींद में अलमारी से टकरा रही होती है। चूंकि स्लीप वॉकिंग में इंसान को अचानक जगाना ठीक नहीं होता, इसलिए रॉजर आहिस्ता से उसे कमरे से बाहर ले जाता है और यहीं से इस घर के असल खौफनाक राज धीरे धीरे सामने आना शुरू हो जाते हैं। सुबह होते ही रॉजर नोटिस करता है कि कैरोलिन की पीठ पर एक और नया नीला निशान बन चुका होता है। अब मामला वाकई अजीब लगने लगता है। इसी वजह से रॉजर अपनी बीवी को मशवरा देता है कि वो अस्पताल जाकर चेकअप करवाए और खुद काम के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखता है, उसके सामने जमीन पर एक कबूतर मरा पड़ा होता है, जिसका जिस्म हल्की हल्की हरकत कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उसकी रूह एक ही लम्हे में निकाल ली गई हो। उधर कैरोलिन जब छोटी बेटी के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो किसी से बातें कर रही होती है। पूछने पर बेटी मासूमियत से कहती है कि वो लॉरी से बात कर रही है। कैरोलिन हैरानी से पूछती है कि ये लॉरी कौन है और कहाँ है, क्योंकि उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। बेटी बताती है कि अगर लॉरी को देखना हो तो उस म्यूजिक बॉक्स की चाबी घुमानी होती है और जैसे ही म्यूजिक बंद होता है, शीशे में पीछे लॉरी खड़ी नजर आती है। इसके बाद बेटी कैरोलिन को फिर से हाइड एंड सीक खेलने को कहती है। खेल का कानून वही होता है कि ढूंढने वाला 3 बार ताली बजाने को कहेगा। 2 बार ताली बजने के बाद कैरोलिन एक कमरे में पहुंचती है कि अचानक अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। कैरोलिन समझती है कि बेटी अलमारी के अंदर छुपी हुई है, इसलिए वो तीसरी ताली बजाने को कहती है। अलमारी के अंदर से वाकई ताली की आवाज आती है। कैरोलिन हंसते हुए कहती है कि मैं तुम्हें पकड़ने आ रही हूँ, लेकिन जब वो अंदर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। जैसे ही वो आंखों से पट्टी उतारती है तो देखती है कि बेटी उसके बिल्कुल पीछे खड़ी होती है और कहती है कि वो तो पूरी देर से नैन्सी के कमरे में थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अभी अभी ताली कौन बजा रहा था। उसी रात रॉजर को एक नई नौकरी मिलती है, जिसके लिए उसे 1 हफ्ते
हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना होता है और अगले दिन सुबह रवाना होना होता है। उसी रात एक बेटी महसूस करती है कि कोई उसे जोर से खींच रहा है। वो फिर से यही समझती है कि शायद नैन्सी होगी और 2-4 जुमले कहकर दोबारा सो जाती है, लेकिन अचानक उसकी नींद पूरी तरह उड़ जाती है। जब वो पलटकर देखती है तो नैन्सी गहरी नींद सो रही होती है। तजस्सुस के मारे वो बेड के सिरहाने की तरफ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता बेड के नीचे झांक कर देखती है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं होता। इसी दौरान कमरे का दरवाजा अजीब अंदाज में खुद ब खुद हिलने लगता है। पहले वो सोचती है कि शायद आंखों का धोखा हो, लेकिन जब खड़ी होती है तो दरवाजा दोबारा हिलता है। घबराहट में वो नैन्सी को जगा देती है। नैन्सी पूछती है कि आधी रात को उठकर क्या कर रही हो, तो वो कांपती हुई उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा करती है और कहती है कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। अजीब बात ये होती है कि नैन्सी को वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। वो समझती है कि बहन ने गलत देख लिया होगा, इसलिए दरवाजा खोल देती है। बाहर कोई नहीं होता, लेकिन हवा में एक सड़ी हुई सी बदबू फैली होती है। उसी वक्त छोटी बहन फिर कहती है कि वो चीज अभी भी तुम्हारी पीठ पर चिपकी हुई है। नैन्सी धीरे धीरे सख्त होती हुई पीछे मुड़ती है और उसी लम्हे दोनों की चीखें निकल जाती हैं, जो पूरे घर को जगा देती हैं। माँ बाप दौड़कर कमरे में आते हैं। बेटी पूरा वाकया सुना देती है, लेकिन रॉजर इसे सिर्फ एक बुरा सपना करार देकर बात को टाल देता है। कुछ दिनों बाद कैरोलिन फिर नोटिस करती है कि उसके जिस्म पर नए नीले निशान बन चुके हैं। वो घबराकर दवा खा लेती है और कपड़े ठीक करने लगती है कि अचानक उसे बाहर से हंसने और खेलने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो समझती है कि बच्चियां फिर से खेल रही होंगी, इसलिए उन्हें सोने भेजने के लिए बाहर जाती है, लेकिन कमरे में जाकर देखती है तो सारी बच्चियां गहरी नींद सो रही होती हैं। अभी वो हैरानी में होती है कि अचानक एक बहुत जोर का धमाका होता है। वो भाग कर देखती है तो दीवार पर लगी सारी तस्वीरें बिना किसी वजह के जमीन पर गिर चुकी होती हैं। कैरोलिन घबराकर नीचे जाती है और समझती है कि शायद कोई घर में घुस आया है, लेकिन पूरा घर छान मारने के बावजूद उसे कोई भी नजर नहीं आता। इसी दौरान फिर से ताली बजने की आवाज आती है और वो उस आवाज के पीछे पीछे बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाती है। डर के बावजूद वो झुककर नीचे झांकती है, मगर वहां भी कोई नहीं होता। खौफनाक माहौल उसे वहां से भाग जाने पर मजबूर कर देता है कि अचानक एक फुटबॉल अलमारी के अंदर से उछलकर बाहर आ जाता है। इस मंजर से कैरोलिन की जान निकल जाती है। वो दहशत में सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भागने लगती है कि तभी ऊपर लगा बल्ब जोरदार आवाज के साथ फट जाता है और पूरी जगह अंधेरे में डूब जाती है। मजबूरन कैरोलिन अपनी बची हुई माचिस जलाती है और उसी लम्हे उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी और डरावनी आवाज गूंजती है, हाय, क्या तुम हाइड एंड सीक खेलना चाहती हो? उस आवाज के खत्म होते ही अचानक एक जोड़ा हाथ कैरोलिन के कान के पास आकर ताली बजा देता है। उधर ऊपर कमरे में एक बेटी जोरदार टकराव की आवाज से जाग उठती है। उठकर देखती है तो छोटी बहन फिर से अलमारी से टकरा रही होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो दोबारा स्लीप वॉकिंग कर रही हो। वो आहिस्ता आहिस्ता बहन के पास जाती है और बिल्कुल अपने बाप की तरह उसे संभाल कर अपने बिस्तर पर ले जाकर सुला देती है। लेकिन थोड़ी ही देर गुजरती है कि टकराव की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। बहन धीरे धीरे अलमारी के पास जाती है। उसे लगता है कि शायद अलमारी के अंदर कोई चीज है कि पीछे वाली बहन अचानक सीधी बैठ चुकी होती है, मगर वो इस बात का ख्याल नहीं करती। जब वो अलमारी खोलकर देखती है तो अंदर कुछ भी नहीं होता और वो सुकून की सांस लेती है। उसी वक्त वो देखती है कि छोटी बहन दहशत के मारे अलमारी के ऊपर की तरफ घूर रही होती है। उसी लम्हे ड्यूटी से वापस आया हुआ रॉजर बेटियों की चीखों की आवाज सुन लेता है और दौड़ता हुआ घर की तरफ आता है। सबसे पहले वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और वहाँ कैद कैरोलिन को बाहर निकालता है। इसके बाद दोनों दौड़ते हुए ऊपर पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक बेटी जमीन पर लोटपोट हो रही होती है। इन चंद दिनों के खौफनाक वाकयात के बाद अब माँ बाप को भी समझ आ जाता है कि इस घर के अंदर कोई रूहानी चीज मौजूद है। अगले दिन कैरोलिन वॉरेन कपल की एग्जॉर्सिज्म क्लास अटेंड करती है, जहाँ वॉरेन बताता है कि शैतानी ताकतों की एक्टिविटी 3 मराहिल पर मुश्तमिल होती है। पहला मरहला होता है ज़ुहूर, जिसमें खाली कमरों में कदमों और आवाजों का सुनाई देना शामिल होता है और इंसान को महसूस होता है कि यहाँ कोई ऐसी चीज है जो इस दुनिया की नहीं। दूसरा मरहला होता है मुसलसल तंग करना, चीजें तोड़ना, अजीब आवाजें पैदा करना और धीरे धीरे इंसान की जहनी ताकत को खत्म कर देना। और जब कोई शख्स कमजोर हो जाता है तो शैतान तीसरे और सबसे खौफनाक मरहले में दाखिल हो जाता है, जिसे पोजेशन कहा जाता है। क्लास के बाद कैरोलिन वॉरेन कपल से मिलती है और अपने घर में होने वाली अजीबो गरीब हरकतों का जिक्र करती है। वो उनसे घर आकर सब कुछ देखने की गुजारिश करती है। पहले तो वॉरेन इनकार कर देता है क्योंकि वो बहुत से झूठे केस देख चुका होता है, लेकिन कैरोलिन की आंखों में छुपी बेबसी और खौफ देखकर आखिरकार दोनों मान जाते हैं। इस तरह वॉरेन कपल गाड़ी में बैठकर उस फार्म हाउस पर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही लॉरेन की नजर रॉजर पर पड़ती है उसका चेहरा खौफ से बदल जाता है और वो उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पाती। फिर जब वो बच्चों को देखती है तो करीब जाते ही दोबारा उसके चेहरे पर दहशत छा जाती है, जैसे उसने कोई
बेहद खौफनाक मंजर देख लिया हो। कैरोलिन उन्हें बताती है कि घर हर वक्त बहुत ठंडा रहता है, चाहे ऐसी 24 घंटे चलता रहे, और पूरे घर में एक सड़ी हुई सी बदबू फैली रहती है। वॉरेन उन्हें बताता है कि ये किसी शैतानी ताकत की निशानी हो सकती है, क्योंकि ऐसी मौजूदगी अपने आसपास का टेम्परेचर अचानक गिरा देती है। इसके बाद सब लोग ऊपर जाते हैं, जहाँ कैरोलाइन बताती है कि घर की सारी घड़ियां हमेशा 3:07 पर आकर रुक जाती हैं। इस बात पर लॉरेन कोई जवाब देने के बजाय टेबल पर रखी एक तस्वीर उठाती है, और जैसे ही वह उसे देखती है उसका चेहरा एक बार फिर पीला पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग बेसमेंट में जाते हैं। लॉरेन जैसे ही वहां कदम रखती है उसे फौरन एहसास हो जाता है कि इस जगह पर पहले कोई बहुत ही बुरा वाकया हो चुका है। इसके बाद वॉरेन टेप रिकॉर्डर निकालकर रॉजर और कैरोलाइन से सवाल जवाब शुरू करता है, जबकि दूसरी तरफ लॉरेन बच्चियों से बातचीत करने लगती है। छोटी बेटी फिर वही बात दोहराती है कि म्यूजिक बॉक्स के अंदर लॉरी रहती है और वो बहुत उदास लगती है। वो म्यूजिक बॉक्स लॉरेन को देती है, और जैसे ही लॉरेन उसकी चाबी घुमाती है उसे शीशे में पीछे एक बच्ची खड़ी नजर आती है, लेकिन जब वो पलट कर देखती है तो वहां कोई भी नहीं होता। इसके बाद लॉरेन उस दरख्त के पास चली जाती है जहां से म्यूजिक बॉक्स मिला था। वॉरेन भी पूछता हुआ पीछे आ जाता है कि वो वहां क्यों आई है। उसी लम्हे जब लॉरेन मुड़कर देखती है तो वॉरेन के पीछे ऊपर की तरफ एक जोड़ा लटकते हुए पांव नजर आते हैं। लॉरेन के चेहरे पर खौफ देखकर वॉरेन फौरन पीछे मुड़ता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आता। घर वापस आकर वॉरेन कपल रोजर और कैरोलाइन को बताता है कि इस घर में एक्सॉर्सिज्म करना जरूरी है, क्योंकि लॉरेन ने यहाँ एक बेहद खतरनाक शैतानी चीज देखी है। लॉरेन बताती है कि बाहर दरख्त पर एक शख्स लटका हुआ है। पहली बार जब वो लोग घर में दाखिल हुए थे तब वही चीज रोजर की पीठ पर सवार थी, और दूसरी बार बच्चियों के करीब मौजूद थी। वो साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि चाहे तुम लोग कहीं भी भाग जाओ, ये चीज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की ताकत चूसती रहेगी, यहाँ तक कि तुम सब मर न जाओ। कैरोलाइन घर छोड़कर निकलने की बात करती है, लेकिन वॉरेन बताता है कि नफरत से भरी ऐसी रूह साए की तरह साथ चिपक जाती है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है एक्सॉर्सिज्म। लेकिन ये एक बहुत पुराना और मुश्किल अमल है जिसके लिए चर्च की इजाजत जरूरी होती है, और चर्च सिर्फ उसी वक्त इजाजत देता है जब उन्हें सही और मजबूत सबूत दिए जाए। इसके बाद लॉरेन घर लौटकर कैरोलाइन के घर की पुरानी हिस्ट्री निकालना शुरू करती है। लॉरेन की रिसर्च से एक खौफनाक सच सामने आता है। ये घर 1863 में एक आदमी ने बनवाया था जिसका नाम जडसन था। उसी दौर में उसने एक औरत से शादी की थी जिसका नाम बातशीबा था। ये औरत उस इलाके की मशहूर डायन की रिश्तेदार थी, जिसे बाद में जादू टोने के जुर्म में फांसी दे दी गई थी। कुछ अरसे बाद बातशीबा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन बच्चे की पैदाइश के सिर्फ 7 दिन बाद बातशीबा ने अपनी ही बेटी को फायरप्लेस में फेंककर शैतान के नाम पर कुर्बान कर दिया था। जब ये बात खुलकर सामने आई तो बातशीबा घर से बाहर निकली, एक बड़े दरख्त के नीचे गई, वहां शैतान से अपनी वफादारी का इजहार किया और इस जमीन पर रहने वाले हर शख्स को बद्दुआ दी। इसके बाद उसने उसी दरख्त से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी मौत का वक्त भी बिल्कुल 3:07 ही था। जब ये सारी हिस्ट्री सामने आ रही होती है, टेप रिकॉर्डर में एक अजीब और डरावनी आवाज रिकॉर्ड होती है और वक्त एक बार फिर वहीं रुक जाता है, 3:07। अगले दिन वॉरेन कपल पुलिस और अपने असिस्टेंट्स के साथ दोबारा उस घर में लौट आता है। घर के अंदर और बाहर टेम्परेचर सेंसर्स और कैमरे लगा दिए जाते हैं ताकि जैसे ही तापमान अचानक गिरे कैमरा खुद ब खुद तस्वीर ले ले। प्लान ये होता है कि जैसे ही कोई सॉलिड पैरानॉर्मल एविडेंस मिले उसे चर्च को दिया जा सके ताकि एक्सॉर्सिज्म की इजाजत मिल जाए। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद बेसमेंट का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगता है और कैमरा फौरन एक तस्वीर कैप्चर कर लेता है। वॉरेन अपने असिस्टेंट को कैमरा उठाने को कहता है और पुलिस ऑफिसर बेसमेंट में उतरने की तैयारी करता है ताकि रूह से सीधे सामना किया जा सके, लेकिन अंदर जाकर भी कोई चीज नजर नहीं आती। जब सब लोग वापस ऊपर जाने लगते हैं तो अचानक बेसमेंट के अंदर रखा हुआ पियानो अपने आप एक नोट बजा देता है। पीछे मुड़कर देखने पर भी वहां कोई मौजूद नहीं होता और उसी वक्त बेसमेंट का दरवाजा दोबारा खुद ब खुद बंद हो जाता है, जो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। पुलिस की मौजूदगी की वजह से घर कुछ देर के लिए ज्यादा लाइवली हो जाता है और बच्चियां भी थोड़ी देर के लिए अपना डर भूल जाती हैं। अगले दिन लॉरेन कपड़े सुखाने के लिए बाहर बेडशीट्स लटका रही होती है कि अचानक तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। कुर्सियां चरमराने लगती हैं, हवा और तेज होती जाती है और आसमान पर घने बादल छा जाते हैं। जैसे ही लॉरेन बेडशीट उतारने लगती है, एक साया सा सामने आता है और फौरन गायब हो जाता है। बेडशीट उड़कर सीधी खिड़की पर जाकर लगती है और लॉरेन खिड़की से एक साये को तेज रफ्तारी से गुजरते हुए देखती है। उसी वक्त घर के अंदर कैरोलाइन के साथ भी कुछ बेहद अजीब हो रहा होता है। लॉरेन भागकर ऊपर आती है, लेकिन देखती
देखती है कि कमरे का दरवाजा बंद है। वह दूसरे दरवाजे की तरफ जाती है तो उसी पल कैरोलाइन दरवाजा खोलती है और अजीब अंदाज में यह कहते हुए बाहर निकल जाती है कि वह बिल्कुल ठीक है, जैसे किसी के कब्जे में हो। रात को ब्रैड पानी लेने के लिए उठता है तो बाहर रखी कुर्सी को खुद ब खुद हिलते हुए देखता है। यहाँ तक कि उसे दरवाजे के पास एक औरत बात करती हुई भी नजर आती है। वह लाशऊरी तौर पर उसके पीछे चला जाता है, लेकिन अचानक वह औरत सीधे उसके बिल्कुल करीब आकर खौफनाक शक्ल बना लेती है और ब्रैड दहशत से जमीन पर गिर जाता है। आवाज सुनकर सब लोग बाहर आ जाते हैं। इसी दौरान कॉरिडोर से एक औरत गुजरती हुई नजर आती है और मोशन कैमरा उसकी तस्वीर भी ले लेता है। जब सब करीब जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वह सिंडी है जो फिर से स्लीप वॉकिंग कर रही होती है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये होती है कि कैमरे ने उसे कैसे डिटेक्ट कर लिया। सिंडी कमरे में जाते ही दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। रॉजर पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खोल पाता। उधर असिस्टेंट जल्दी से कमरे के अंदर की आवाजें सुनता है, जहां से एक दूसरी आवाज आ रही होती है जो कह रही होती है, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, यही मेरी छुपने की जगह है। आखिरकार रॉजर दरवाजा खोल लेता है, लेकिन कमरे के अंदर सिंडी कहीं भी नजर नहीं आती। सब मिलकर हर जगह तलाश करते हैं मगर वह कहीं नहीं मिलती। तब वॉरेन एक आइडिया सोचता है और असिस्टेंट को अल्ट्रा वायलेट लाइट लाने को कहता है। जैसे ही वे फ्लोर पर यूवी लाइट डालते हैं, जमीन पर अजीबो गरीब कदमों के निशान नजर आने लगते हैं जो सीधे वार्डरोब के अंदर जाकर गायब हो जाते हैं। वार्डरोब के पीछे चेक करने पर एक छुपा हुआ रास्ता मिलता है और उसके अंदर सिंडी बेहोश पड़ी होती है। रॉजर फौरन बेटी को बाहों में उठाकर बाहर ले आता है। उसी वक्त छोटी बेटी बताती है कि यही वह जगह है जहां लॉरी डर लगने पर छुप जाया करती थी। लॉरेन उस छुपे हुए रास्ते के अंदर जाता है और वहां मौजूद टेबल पर बने हुए निशान को गौर से देखता है। वह वॉरेन से कहता है कि म्यूजिक बॉक्स यहाँ लाओ और जैसे ही बॉक्स वहां रखा जाता है वह बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाता है। लॉरेन आगे बढ़ता है और खिड़की के पास एक रस्सी देखता है। जब वह उसे खींचकर बाहर निकालता है तो पता चलता है कि यह फांसी लगाने वाली रस्सी है। जैसे ही वह खड़ा होने की कोशिश करता है, उसके पैरों के नीचे लकड़ी का तख्ता अचानक टूट जाता है और वह फिसलता हुआ सीधे घर के बेसमेंट में जा गिरता है। जब उसे होश आता है तो वह दोबारा म्यूजिक बॉक्स उठाकर उसे गौर से देखता है और यहीं से लॉरी की असल मौत का खौफनाक राज सामने आ जाता है। अब पता चलता है कि वह जंगल में गुम नहीं हुई थी, बल्कि उसकी अपनी ही माँ ने, जो उस वक्त गांव के कब्जे में थी, उसे खुद कत्ल किया था। यह हकीकत जानकर वह घबराहट में बाहर की तरफ भागता है और सबको बताता है कि गांव हर रात कैरोलाइन के कमरे में जाता है और कैरोलाइन के जिस्म पर जो नीले निशान हैं, वह दरअसल गांव के खून चूसने की वजह से हैं। जैसे ही ये निशान पूरे जिस्म पर फैल जाते हैं, कैरोलाइन पूरी तरह उसके कब्जे में चली जाती है। इसी दौरान टेबल पर रखी सारी क्रॉसेस अचानक जमीन पर गिर जाती हैं और नैन्सी के बाल हवा में उठने लगते हैं। सब लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, कोई चीज काम नहीं आती। आखिरकार कैरोलाइन कैंची निकालकर बाल काट देती है और असिस्टेंट यह सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। हालात को देखते हुए वॉरेन वहां से निकलने का फैसला करता है ताकि यह सबूत चर्च को दिखाया जा सके, जबकि रॉजर बच्चों को कुछ वक्त के लिए किसी और जगह ले जाने का सोचता है। इसी बीच अचानक रोलैंड को एक आवाज सुनाई देती है जो उसे दरिया के किनारे ले जाती है। वहां वह अपनी बेटी को पानी में लेटा हुआ देखता है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। घबराकर वह वापस घर जाकर फोन करता है और तब जाकर पता चलता है कि उसकी बेटी बिल्कुल महफूज घर पर मौजूद है। ये सुनते ही उसकी जान में जान आती है। कुछ देर बाद सब लोग चर्च पहुंचते हैं, जहां प्रीस्ट वीडियो देखकर बताता है कि बच्चों का बैप्टिज्म नहीं हुआ और फैमिली चर्च की मेंबर भी नहीं है, इसलिए इस तरह के केस में इजाजत सीधे वेटिकन से लेनी होगी। मजबूरन सब लोग वापस घर लौट आते हैं और इंतजार करने लगते हैं। रात को जब रॉजर अपनी बेटियों के पास होटल पहुंचता है तो वे बताती हैं कि उनकी माँ दोनों छोटी बहनों को अपने साथ ले गई है और उसके जिस्म से गंदी सी बदबू आ रही थी। रॉजर फौरन वॉरेन को कॉल करता है और दोनों समझ जाते हैं कि कैरोलाइन पूरी तरह गांव के कब्जे में आ चुकी है। उसका इरादा बच्चों को वापस घर लाकर कत्ल करने का है। बिना एक पल जाया किए दोनों उस घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सब आवाजों का पीछा करते हुए बेसमेंट पहुंचते हैं, जहां कैरोलाइन बच्चों को मारने ही वाली होती है। बड़ी मुश्किल से उसके हाथ से कैंची छीनी जाती है और उसे प्रीस्ट के पास ले जाने का प्लान बनाया जाता है, लेकिन जैसे ही उसे दरवाजे तक लाया जाता है वह दर्दनाक चीखें मारने लगती है और कहती है कि गांव उसे इस घर से बाहर नहीं जाने देगा और अगर जबरदस्ती बाहर ले गए तो वह उसे वहीं मार डालेगा। उसी लम्हे एक गैबी ताकत उसे दोबारा घसीटकर बेसमेंट में ले जाती है। जबरदस्त जद्दोजहद के बाद जब वॉरेन का गला घुटने लगता है तो फौरन सफेद कपड़ा उसके सर पर डाल दिया जाता है और सब मिलकर उसे कुर्सी से बांध देते हैं। अब सबसे बड़ा मसला यह होता है कि प्रीस्ट बहुत दूर है और कैरोलाइन इतनी देर तक जिंदा नहीं
नहीं रह सकती। हालात को देखते हुए वॉरेन खुद एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला करता है। लॉरेन उसके हाथ में बाइबल देती है और जैसे ही दुआ पढ़ी जाती है, कैरोलाइन के अंदर मौजूद रूह शदीद गुस्से में आ जाती है। घर की हर चीज हिलने लगती है। हजारों कौवे घर को घेर लेते हैं और एक कौवा शीशा तोड़कर सीधे बेसमेंट में गिर जाता है। कैरोलाइन और ज्यादा बेकाबू हो जाती है। कई ताकतवर लोग उसे पकड़े रखते हैं जबकि वॉरेन दुआ पढ़ता रहता है। थोड़ी देर बाद कैरोलाइन के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। यह देखकर रॉजर वॉरेन को रोकना चाहता है, लेकिन लॉरेन उसे समझाती है कि यह रूह के साथ जंग है। अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे एग्जॉर्सिज्म कामयाब हो गया हो। लेकिन अगले ही पल कैरोलाइन हवा में उठ जाती है और गोल गोल घूमती हुई छत से टकराने लगती है। उसी वक्त असिस्टेंट को एक और बच्चा दिखाई देता है। ये सुनते ही कैरोलाइन कैंची उठाकर बाहर की तरफ भागती है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही वह बच्चे पर हमला करने ही वाली होती है, वॉरेन एक बार फिर दुआ पढ़ना शुरू कर देता है और लॉरेन उसके सर को थामकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। फिर वह फैमिली फोटो का जिक्र करती है जो कैरोलाइन को अपने घर वालों के साथ गुजारे हुए खुशगवार लम्हे याद दिला देती है। यही तरीका आखिरकार काम कर जाता है। कैरोलाइन एक बार फिर खून उगलती है, अपनी प्यारी बेटी को देखती है और उसके चेहरे पर अरसे बाद मुस्कुराहट लौट आती है। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही फैमिली फिर से एक हो जाती है, जबकि वॉरेन कपल के एक्सॉर्सिज्म रूम में एक और बंद की गई खौफनाक चीज का इजाफा हो जाता है और यहीं यह डरावनी कहानी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही खतरनाक और एडवेंचर मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।